हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये टेस्ट नंबर 15, ठीक है। 80 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। 81 से 120 हम लोगों को करना है। आइए तो फिर इसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी टेलीग्राम पे पड़ी है PDF, वहाँ से आप लोग ले लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं। 81 में होप मार्स प्रोब के बारे में पूछा है। ये लॉन्च किसने किया है, ठीक है। देखो इसमें एक फैक्ट आपको याद रखना है। ऐसे भी पूछ सकता है, होप प्रोब किस ग्रह के लिए, सिंपल सा ऐसा भी पूछ सकता है। तो आपको सेपरेटली मार्स भी याद रखना है, यानी आपको मंगल याद अलग से याद रखना है कि ये मंगल ग्रह का मिशन है, ठीक है। और ये किस कंट्री का है, ये UAE का है, यूनाइटेड अरब अमीरात का। बेस्ट एशियन कंट्री का ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मिशन है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए फिगर, ये UAE स्पेस एजेंसी का फिगर है। यहाँ पे क्या लगा, अरब टू मार्स, यानी अरब भी अब मार्स पर, ठीक है। ये मार्स का ऑर्बिट में काम करेगा और वहाँ के एटमॉस्फेयर को एनालाइज करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक। तो UAE याद रखना। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 हो गया। 82 देखिए, देखो मैचिंग का क्वेश्चन है। पर्सन को उनके अपॉइंटमेंट से यहाँ पे मैच कराना है। देखिए आपको इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तब भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे आप दो ऑप्शन ऑब्जर्व कर रहे होंगे। पहला ऑप्शन है लिगियन नोरोन्ना और दूसरा सेकी होशिमोतो। मतलब ये इंडियन तो है नहीं। और चौथा पॉइंट पढ़िए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, यानी ये इंस्टीट्यूट तो नेशनल इंस्टीट्यूट है ना। यहाँ पे विदेशी को चीफ बना के क्या करेंगे। यानी हम बी का 4 तो नहीं लगाएंगे ना, A का 4 लगाएंगे, ठीक है। तो B का 4 और A का 4 जहाँ पे हो वहाँ पे क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। जैसे A का 4 इस ऑप्शन में है तो इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। A का 4 कहीं में, B का 4 कहीं नहीं है, A का 4 है, A को हमने रिजेक्ट कर दिया, यानी D ऑप्शन को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब ये देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, ऑल इंडिया रेडियो समाचार। ऑल इंडिया रेडियो तो ये भी तो नेशनल इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे भी हम विदेशी को बैठा के क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है A का 2 भी हमें गलत लगाना है और B का 2 भी गलत लगाना है, यानी A का 2 नहीं होगा और B का भी 2 नहीं होगा। तो A का 2 कहाँ है, A का 2 यहाँ पे है, तो हमने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। और कहीं दिख रहा है, A का 2 हमने रिजेक्ट कर दिया और B का 2 कहीं दिख रहा है, तो B का 2 इसमें रिजेक्ट दिख रहा, यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया। आंसर सिर्फ एक ही बचता है, ठीक। तो ऐसे हम लोग कुछ हद तक आंसर निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही सही हो जाए, लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है ना। ना मामा से काना मामा अच्छा है, ठीक है। तो अब जल्दी से मिला लीजिए ठीक से, ये आंसर तो हम लोगों ने निकाल लिया। यहाँ से जल्दी से देख लेते हैं। A का 1 है, यानी संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव हैं, ये है लिंगेन नोरोन्ना। सेकियो और ये हाशिमोतो जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक 2020 के चीफ हैं, आयोजन समिति के। रेड्डी साहब हैं ऑल इंडिया रेडियो समाचार के चीफ डायरेक्टर जनरल, ठीक है। और सुब्रमण्यन साहब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए 83 देखिए, न्यू स्टार्ट संधि, ये इंपॉर्टेंट है। न्यू स्टार्ट एक परमाणु शस्त्र न्यूनीकरण संधि है। देखो आधा क्वेश्चन तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि है क्या, न्यू स्टार्ट किससे संबंधित है। ये न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी है। देखो न्यूक्लियर आर्म को क्या करना है, रिडक्शन करना है, रिडक्शन के लिए ट्रीटी है। यानी यहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियर वारहेड जो होते हैं, मिसाइल्स होती हैं, उनको लिमिट करने के लिए यहाँ पे ये ट्रीटी है, ठीक है, पहली चीज़। और ये किस किस देशों के बीच की है, ये USA और रसिया के बीच की है। ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये ट्रिटी जो है ना वो न्यूज़ में बहुत रही है, तो इसका क्वेश्चन कूट में भी आ सकता है। तो इसमें मतलब जितने भी पॉइंट्स हो सकें वो हम लोगों को जान लेना है। इस ट्रिटी में हो क्या रहा है आपको पता चल गया। यहाँ पे लिमिट करना है, यहाँ पे किसको लिमिट करना है, मिसाइल्स को और जो न्यूक्लियर वारहेड होते हैं। और इस ट्रिटी में इन्होंने लिमिट कर ही दिया, मतलब एग्जैक्ट नंबर से। यहाँ पे इन्होंने बोला इस ट्रिटी में 1550 तक न्यूक्लियर वारहेड रह सकते हैं आपके पास, ठीक है। दोनों कंट्रियों के पास एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट है ना। और अगर मिसाइल्स की बात करें तो मिसाइल्स 700 मिसाइल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा इस ट्रीटी में लिखा है, एग्रीमेंट है। लेकिन ये फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक हल्का हल्का सा आइडिया रहे कि हाँ इतना नंबर है, क्योंकि अगर कूट में क्वेश्चन आएगा तो वो हेल्प करेगा, ये फैक्ट हेल्प करेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ये 2010 की ट्रीटी है, 2010 की ट्रीटी है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, USA और रूस देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलिए 84 देखिए जल्दी से। 84 देखिए, भारत खिलौना मेला 2021। भारत खिलौना मेला, देखो इस तरह के भी मेला होने लगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, आप देखते भी रहते हैं कि इंडियन मार्केट जो है वो चाइनीज़ टॉयज से तो भरा पड़ा है ना, चाइनीज़ खिलौनों से भरा पड़ा है, क्योंकि सस्ते मिलते हैं, लोग खरीदते हैं और बड़े इनोवेटिव टाइप के रहते हैं। सिर्फ नाम से लग रही है कि ये सस्ती इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और एक खिलौना के लिए ये जो मेला ऑर्गेनाइज किया गया ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट एवर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार हुआ है इसलिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और यहाँ पे गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, हम लोगों को भी ग्लोबल हब बनाना है खिलौने का, ठीक है, टॉयज़ का ग्लोबल हब बनाना है। देखो आप इसको वहाँ से लिंक कर सकते हो, आत्मनिर्भर भारत से, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत से आप इसको लिंक कर सकते हैं, मेंस में काम आएगा। मेंस में अगर इस तरह के आपने पॉइंट ऐड कर दिए करंट अफेयर्स को रिलेट करके, तब तो फिर ये समझ लीजिए बल्ले बल्ले हैं, हर क्वेश्चन पे आपको 1 से 1.5 क्वेश्चन प्लस करके ही मिलेगा। और आपको 20 क्वेश्चन लिखना है तो 20 का मतलब 20 गुणा 1.5 कितना हो गया, 30 नंबर। 30 नंबर हर कॉपी में आपके ज़्यादा रहेंगे, टॉप मार जाएंगे। SDM DSP DPRO कहीं नहीं जा रहा, फिर आपका कोरिलेशन मैटर करता है, ठीक है। तो आप इसको आत्मनिर्भर भारत से कोरिलेट कर सकते हैं, वोकल फॉर लोकल से भी आप कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है, वोकल फॉर लोकल। आपने हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, हुनर हाट पढ़ा था ना, तो हुनर हाट को भी आप इससे ऐड कर सकते हो, वोकल फॉर लोकल से, आत्मनिर्भर भारत से। हुनर हाट में लिख दो, यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेना। अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पे, घरेलू उद्योग जो है ना उनको बस प्रमोट किया जा रहा है, मतलब इंडिजिनस इंडस्ट्रीज जो हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देख लिया, फर्स्ट एवर ये इस तरह का प्रोग्राम था, तो ये प्रथम संस्करण मार देना इसका, फर्स्ट एडिशन, ठीक। चलिए 85 देखिए, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लूँ। 85 पढ़िए जब तक। रेल कोच को स्वच्छ करने के लिए UV रेस, अल्ट्रावायलेट रेस का उपयोग करने वाला देश का पहला मेट्रो कौन सा है, यहाँ पे ये पूछा है। हर क्वेश्चन में एक फैक्ट रहता है, ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा ठीक से पढ़ा कीजिए, और क्वेश्चन से भी एक आध पॉइंट तो हम लोगों को सीखने को मिलता है। यहाँ पे क्या लिखा है, यूवी रेस जो हैं उनका काम क्या है, स्वच्छ करने के लिए भी किया जा रहा है, तभी तो क्वेश्चन पूछा है ना। तो एक फैक्ट हम लोगों को ये भी जानना है कि पराबैंगनी किरणों का यूज स्वच्छता में सैनिटाइज करने के लिए भी होता है, ठीक है, ये हमेशा नुकसानदायक ही नहीं होती हैं। ये ओजोन लेयर में पराबैंगनी किरण का इन्वायरमेंट पे और ह्यूमैनिटी पे आप वो इम्पैक्ट देखते हैं, तो हमेशा यही नहीं है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव इसके मेरिट भी हैं। यूवी रेस कितने प्रकार की होती हैं आप लोगों ने पढ़ा है ना, याद आ रहा। यूवी टाइप A, टाइप B, टाइप C, जिसमें सबसे खतरनाक कौन सी होती है, C टाइप सबसे खतरनाक होती है। तो ऐसा देश का पहला मेट्रो लखनऊ मेट्रो बना है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूपी से है, ठीक है, यूपी से है, UPPCS देना है तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए 86 देखिए। हाल ही में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, समाचारों में थी। और ये किस नदी पे है, कहाँ पे है, ये बताना है हम लोगों को। तो ये न्यूज़ में किस लिए था, न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी सीवियर फ्लैश फ्लड के कारण इसमें क्या हुआ, डैमेज हो गया था, ये डैमेज हो गया था। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना यानी जो डैम था वो थोड़ा सा क्या ब्रेक हो गया था, डैमेज हो, थोड़ा सा नहीं बोलना चाहिए, मतलब टूट ही गया था, ठीक है। और ये धौली गंगा नदी पे बना है, ठीक है, धौली गंगा। इन चारों ऑप्शन को देखने से आपको पंचप्रयाग याद आ रहे हैं, पंचप्रयाग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए ये इमेज देखिए, ये है तपोवन, ठीक है, तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ये बाढ़ का थोड़ा सा एक दृश्य दिखा रहा है, ठीक है, ये डैमेज हो गया था पूरा, ठीक। इसको देखिए जल्दी से, ये जो पंचप्रयाग हम लोग पढ़ते हैं, पंचप्रयाग में कौन कौन से हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। ये इसमें पूछता है कि कौन कौन सी नदी आके यहाँ पे मिलती हैं। जैसे देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा। आप ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं लाइन, ब्लू कलर की जो रिवर देख रहे हैं वो कौन सी है, अलकनंदा। इसका मतलब है कि अलकनंदा जो नदी है वो हर नदी में, हर प्रयाग के लिए कॉमन नदी है, ठीक है, सबसे मिलती हुई आ रही ना। तो भागीरथी प्लस अलकनंदा करोगे यानी इसको और इसको, तो क्या बन जाएगा, देवप्रयाग बन जाएगा, ठीक है। तो अलकनंदा सब में कॉमन रखना, ठीक, कोई भी प्रयाग पूछे अलकनंदा कॉमन है, मतलब वो अलकनंदा से मिलके ही बन रहा है वो पंचप्रयाग, वो कोई भी प्रयाग जहाँ पे भी पूछा है, नंद प्रयाग हो या विष्णु प्रयाग। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो आपको डायरेक्शन दिख रही है ये क्या है, गंगा नदी, ठीक है, यानी गंगा नदी पूरे पांचों पंच प्रयागों का मिलन है, पूरा पांचों प्रयागों का यहाँ पे पानी जा रहा है और वो फाइनली फिर गंगा नदी बन रही है। एक तरह से आप इनको गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी समझ सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो अभी पूरा बता कोई मतलब नहीं है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी, ठीक है। और अगर स्टेट पूछे तो स्टेट आप लोग अब जानेंगे, जब धौली गंगा देख लिया तो आपने उत्तराखंड मार देना, ठीक है, उत्तराखंड। चलिए 87 देखिए। समाचारों में व्यापक रूप से सुना जाने वाला ब्रुकेसिया नाना क्या है। ब्रुकेसिया नाना हमने आपको एक बहुत छोटा सा गिरगिट दिखाया था, हाथ पे, हथेली पे और इंसान के नेल पे, याद आ रहा। और ये फाउंड किया गया है कहाँ पे, मेडागास्कर, ठीक है,
मेडागास्कर। ये कौन से सागर में है, कौन से महासागर में बताएंगे मेडागास्कर? ये इंडियन ओशियन में, ठीक है। अफ्रीका के राइट में देखेंगे तो मेडागास्कर एक बहुत बड़ा सा आइलैंड दिख जाएगा आपको। ऐसे मैं यहाँ पे अफ्रीका का रनिंग हैंड में मैप बनाऊँ, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेडागास्कर आइलैंड, ठीक है। और ये चैनल जो दिख रहा है पानी का, ये इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन। ये कौन सा चैनल है? इसको मोजाम्बिक चैनल बोलता है, ठीक। ये तो ये लोकेशन है, आप लोग मैप पे देख लेना। आगे बढ़ें। अच्छा, ये आंसर इसका क्या हो गया फिर? खोजा गया गिरगिट है, हाल ही में खोजा गया एक गिरगिट है। और इसकी खास बात क्या है? ये बहुत छोटा है, बिल्कुल टाइनी है, बिल्कुल टाइनी। इसको देखिए इमेज पे, देखिए ये है टाइनी स्पीसीज, ठीक है। इसका नाम है ब्रुकेसिया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ब्रुकेसिया, ठीक है। कहाँ पे? मेडागास्कर में। किसकी प्रजाति है? गिरगिट की, दिख ही रहा होगा। इंग्लिश में चैमलियन बोलते हैं, ठीक। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इमेज और पढ़िए, इसको भी देख लीजिए। ये देखिए, अब इसका साइज़ का अंदाज़ा आप लोगों को लग रहा होगा। चलिए, तो इसका आंसर बी हो गया, ठीक। 88 देखिए, 88 में मैच कराना है बुक से, उनके ऑथर का, जो राइटर है। तो हम लोग सीधा बुक देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ये दिख रहा है आप लोगों को, मैं जूम कर दे रहा हूँ। पहला बुक का नाम पढ़िए, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़। ये किसकी है? मेघना पंत की। इसमें एक्चुअली वुमेन सेंट्रिक जो कॉमेडी होती है ना, वो दिखाई है। वुमेन सेंट्रिक ऊपर लिखा है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, मैं और जूम कर दे रहा हूँ। वुमेन सेंट्रिक, मतलब इसकी यदि सिनॉप्सिस जाननी हो तो इसमें लिखा है वुमेन सेंट्रिक कॉमेडी की ये किताब है। चलिए, ये दूसरी किताब देखिए, ये प्रियंका चोपड़ा साहब की है, और ये अनफिनिश्ड है, ठीक है। अनफिनिश्ड अ मेमोयर, याद रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो अनफिनिश्ड जो है वो याद रखना, प्रियंका चोपड़ा साहब की है। ये और देख लीजिए जल्दी से, ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोयर, ये किसकी है? हंटर बिडेन साहब की, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो यार, देखो एक बार में याद होता नहीं है। वैसे भी खाली टाइम में गैलरी में फ़ोटो देखते रहते हैं ना, तो इन्हीं को देखते रहना। और ये लास्ट में दलाई लामा साहब की द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, जूम कर दें, दिख रहा है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ठीक है, दलाई लामा साहब की। चलें वापस चलें क्वेश्चन पे, ठीक है। अब जल्दी से मैच करा लीजिए। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसकी पढ़ी आपने अभी? दलाई लामा साहब की, यानी ए का 2 हो गया, ठीक। ब्यूटीफुल थिंग्स, जिसमें बच्चा अपने फादर के साथ, यहाँ पे आपको इमेज दिखी थी, ब्यूटीफुल थिंग्स, वो किसकी थी? हंटर बिडेन साहब की, ठीक है। अनफिनिश्ड मेमोयर, ए प्रियंका चोपड़ा साहब की। तो बी का क्या हो गया? बी का 3 हो गया, और सी का 4 हो गया। और द टेरिबल हेरिबल वेरी, इसमें जो यहाँ पे विमेंस से रिलेटेड कॉमेडी थी, वो किसकी थी? मेघना पंत साहब की, ठीक है, मेघना पंत साहब की। तो कोडिंग क्या बना? 2341, 2341, यानी डी ऑप्शन हो गया, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए 89 देखिए। फरवरी 21 में सबसे पहले ज्ञात जीवित जानवर डिकिन्सोनिया के जीवाश्म में पाए गए। देखो यहाँ पे ये जो फॉसिल्स पाए गए इनके, डिकिन्सोनिया एक नाम का जानवर है, ये कहाँ पे पाए गए? रिपोर्ट बताती है कि इनके जो जीवाश्म हैं ये 550 मिलियन ईयर वर्ष पूर्व में, ठीक है। 500 मिलियन ईयर को आप करोड़ में कन्वर्ट करना, तो ऐसे कर लो, 0 को हटा दो, 10 से भाग कर दो, तो 55 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। 55 करोड़ साल, इतने साल पुराना ये जानवर था, यानी इसके जो जीवाश्म मिले हैं वो इतने पुराने थे। और ये कहाँ पे? यहाँ पे फाउंड किए गए हैं, ये भीमबेटका में, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। भीमबेटका के बारे में आप लोगों को पता है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को के द्वारा, ठीक। ये इमेज देखिए, यहाँ पे फॉसिल का थोड़ा सा तस्वीर दिख रहा है, और मैं और जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पढ़िए, एमपी में है ना भीमबेटका, तो एमपी यहाँ पे लिखा है, इंडियाज़ लोन फॉसिल ऑफ वर्ल्ड ओल्डेस्ट एनिमल डिस्कवर्ड इन भीमबेटका, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ये फॉसिल है, इस तरह का यहाँ पे फॉसिल्स फाउंड किए गए, ठीक। चलिए 90 देखिए। प्रधानमंत्री ने फरवरी 21 में भारत के किस राज्य में महाराजा सोहेल देव स्मारक, 2 चीज़ें यहाँ पे, एक तो इसको, और चित्तौड़ा झील के विकास की कार्य की आधारशिला रखी। ये जो महाराजा सोहेल देव आपको दिख रहे हैं, ये 11वीं सेंचुरी के राजा थे, ठीक है, 11वीं सेंचुरी में। और एक समय ये श्रावस्ती के रूलर हुआ करते थे, श्रावस्ती, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, श्रावस्ती के रूलर हुआ करते थे, ठीक है। और चित्तौड़ा झील के बारे में आप लोग जानना, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये बहराइच में है, स्मारक और चित्तौड़ा झील दोनों ही बहराइच में है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बहराइच, याद रखना, यूपी से है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 91 देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक ने अपने यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर, मतलब फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है उस पर न्यूज़ देखने और साझा करने से रोक दिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया के व्यूवर्स जो हैं उनको ये करने से रोका है। ऑस्ट्रेलिया के जो व्यूअर्स हैं वो फेसबुक प्लेटफॉर्म पर ना ही समाचार देख सकते हैं, ना ही उसको शेयर कर सकते हैं। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ रहे थे, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए 92 देखिए।
92 कई बार हम लोग कर चुके हैं। युद्ध अभ्यास 20, युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? ये इंडिया और यूएसए, ठीक है। ठीक है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। युद्ध अभ्यास के नाम से ये एक्सरसाइज है, ठीक। और ये फरवरी 2021 में हेल्ड की गई थी। और ये सब चीज़ें होती क्यों हैं आप लोग समझते हैं? ये सब बायलेटरल जो टाइज हैं उनको मजबूत करने के लिए किया जाता है। इस तरह के एक्सरसाइज से एक दूसरे के सोल्जर्स जो हैं उनकी स्किल्स शेयर होती हैं, तो दोनों लोग ही सीखते हैं, दोनों तरफ की पार्टी सीखती हैं। ठीक है, तो जल्दी से पहला पॉइंट पढ़िए। यह भारत और फ्रांस के बीच का है, फ्रांस थोड़ी ना, यूएसए है, ठीक है, यूएसए। तो फ्रांस की वजह से पॉइंट नंबर गलत हो गया। और ये सैन्य अभ्यास है मिलिट्री का, ठीक है, आर्मी और नेवी का नहीं, ये सॉरी एयरफोर्स और नेवी का नहीं। दूसरा पॉइंट पढ़िए, इस अभ्यास का आयोजन फरवरी 21 में राजस्थान में हुआ। देखो नॉर्मली जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं वो राजस्थान में होती हैं, ठीक। तो पॉइंट नंबर 2 सही है, तो पॉइंट नंबर 2 ठीक। आगे बढ़ें। यूएसए के साथ, इंडिया और यूएसए के साथ और भी यहाँ पे एक्सरसाइज हैं, जैसे यहाँ पे वज्र प्रहार है, वज्र प्रहार आपने इसको भी पढ़ा होगा, ठीक है, इंडिया और यूएसए, ठीक है। आपने रेड फ्लैग भी पढ़ा होगा, रेड फ्लैग ये भी इंडिया का यूएसए के साथ है, ठीक है। इसके बाद टाइगर ट्रियम्फ, इसको जो भी पढ़ें इसका मतलब जीत होती है, ठीक है। तो ये भी यूएसए के साथ था। और मालाबार भी आप जानते हैं, मालाबार में यूएसए तो है ही, साथ में जापान भी रहता है, ठीक है। तो ये भी यूएसए के साथ है, तो ये यूएसए के साथ है, याद रखना। बाकी युद्ध अभ्यास तो हम लोग यहाँ पे सीख ही लिए हैं। चलिए 93 देखिए। 93 में लिखा है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए हेलिना और ध्रुवास्त्र। इसको भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। हेलिना और ध्रुवास्त्र एक ही मिसाइल है, ठीक है, एक ही मिसाइल है। बस ये दो नाम अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि वो दो जगह यूज की जा रही, एक आर्मी वर्जन में की जा रही और एक एयरफोर्स वर्जन में की जा रही। आर्मी में जो यूज हो रही है उसको हेलिना बोल रहे हैं, और एयरफोर्स में जो यूज हो रही है मिसाइल उसे ध्रुवास्त्र बोलते हैं, ठीक है। इतना सा फ़र्क है दोनों में। और ये जो दोनों मिसाइल हैं ये एंटी टैंक मिसाइल हैं, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल। टैंक तो आप लोगों ने देखे होंगे ना, काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ में तो दिखाई देता है, और हमारे पास खुद भी हैं, जैसे भीम है, T-20 है। तो इन सब टैंकों को ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सब मिसाइल्स हैं। अब वो टैंक भले दुश्मन के रहेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, हेलिना जो है वो आर्मी वर्जन है, ठीक है, आर्मी वर्जन। और ध्रुवास्त्र जो है वो एयरफोर्स वर्जन है, यानी एयरफोर्स में यूज किया जा रहा है। अब एंटी टैंक मिसाइल जो होती हैं वो उसको तो आप कहीं से भी यूज कर लो। अब जैसे एयरफोर्स यूज करेगी तो वो तो ऊपर से नीचे चलाएगी ना, टैंक तो नीचे रहेगा, टैंक थोड़ी ना ऊपर चलेगा हवा में। तो एयरफोर्स में हेलीकॉप्टर ऊपर रहेगा, तो हेलीकॉप्टर से नीचे फायर किया जाएगा, यानी ये तो फिर एयर से सरफेस हो गई, है ना, एयर से सरफेस हो गई। अब मान लो आर्मी यूज कर रही है तो ये तो सरफेस से सरफेस पर दाग रही, इनका टैंक होगा और इनका टैंक होगा। तो एंटी टैंक मिसाइल जो है वो हर तरीके से काम कर सकती हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे एंटी टैंक मिसाइल है। चलिए 94 देखिए। निम्नलिखित देशों में से किस देश के वैज्ञानिकों ने लंबे समय से मृत जंगली जानवरों की जमी हुई कोशिकाओं का उपयोग करके एक लुप्त प्राय ब्लैक फुटेड फरेट, क्या लिखा है इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, फेरेट लिखा है यहाँ पर, फेरेट का प्रतिरूप, क्लोन समझते होंगे, क्लोन यानी कॉपी, किसी चीज़ की ओरिजिनल कॉपी, ठीक है। तो ये जानवर कैसा है अभी हम लोग देख ले रहे हैं। ब्लैक फुटेड का मतलब है कि उसके पाँव जो हैं वो चारों पाँव क्या हैं, काले हैं, कलर जो है वो काला है। तो इस जानवर का इन्होंने क्लोन बनाया। चलिए वो उस जानवर को देख लो पहले, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको, मैं और बड़ा कर दूँ? अच्छा इमेज ही खोल ले रहा हूँ ना, इमेज यहाँ पे क्लिक कर ले रहा हूँ। देखिए ये है ब्लैक फुटेड फेरेट, थोड़ा नेट स्लो आ रहा है। ये देखिए दिख रहा है, इसके पाँव दिख रहे हैं, ब्लैक फुटेड है, ब्लैक फुटेड दिख रहा होगा आपको, ठीक। और ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये क्लोन की है, हूबहू बिल्कुल बनाया है, ठीक है, उसी जानवर की तरह जो हम लोगों ने देखा था पहले। और ये तूफ़ानी काम किसने किया है? यूएसए ने किया है, यूएसए, ठीक। यहाँ पे देखिए न्यूज़ में भी पढ़ लीजिए, यूएस साइंटिस्ट, यहाँ पे पेन एक्चुअली चल नहीं रहा, अब चलेगा। यूएस साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली क्लोन्ड एन इंडेंजर्ड ब्लैक फुटेड फेरेट यूजिंग फ्रोजन सेल्स फ्रॉम अ लॉन्ग डेड वाइल्ड एनिमल, ठीक है। क्लियर हो गया, याद हो जाएगा ना अब तो। और यहाँ पे एक पॉइंट और हम लोगों को क्या सीखने मिला, ये इंडेंजर्ड है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन, तो अब करंट में रहेगा, न्यूज़ में रहेगा, तो क्वेश्चन को 2-4 तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये भी लिखना है कि ये इंडेंजर्ड है, ठीक है, संकटग्रस्त है। ऑप्शन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड रहेगा, एक में संकटग्रस्त रहेगा, डेंजर्ड रहेगा, एक में लीस्ट कंसर्न रहेगा। ये सब ऑप्शन देके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप उसको संकटग्रस्त मार देना, इंडेंजर्ड बना देना, ठीक।
चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? यूएसए। ठीक, चलिए 95 देखिए। हाल ही में अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए डीआरडीओ ने एक कौशल विकास केंद्र यानी एसडीसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर, तो ये फायर सेफ्टी ट्रेनिंग जो हुई है डीआरडीओ के लिए डीआरडीओ द्वारा, तो ये जो उद्घाटन हुआ है, इनाग्रेशन जो हुआ वो पिलखुआ में हुआ है। ठीक है, पिलखुआ उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है यार, देखो यूपी का है ना, तो यूपी में थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट होना पड़ता है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये हम लोग यूपी के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है लेकिन लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी एक नज़र देखे रहेंगे ना तो गलत होने के चांस कम रहेंगे। चलिए 96 देखिए, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। किस राज्य सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए, लैंड होल्डिंग समझ रहे हैं ना, ज़मीन वगैरह करने के लिए एक अद्वितीय यूनिक 16 डिजिट यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की? ये तो बहुत अच्छा काम किया। अगर हर ज़मीन पर कोडिंग हो जाएगी तो इससे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी ना। खरीदने वाले को पता रहेगा कि ये ज़मीन डिस्प्यूटेड है या फिर नहीं डिस्प्यूटेड है, कोई विवादित तो नहीं है, कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो कोर्ट से समझ में आ जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट ज़मीन होगी तो उस पर गवर्नमेंट का कोई टैग लगा हुआ, उसमें गवर्नमेंट वाले कोडिंग सिस्टम होगा। ठीक है, कोई बिकाऊ वाली ज़मीन होगी तो उस पर अलग तरीके के कोड वगैरह होंगे। तो कोडिंग से क्या है, ईजी हो जा रहा है काम गवर्नमेंट को भी, खरीदने वालों को भी और बेचने वालों को भी। क्योंकि आप लोग जानते हैं ज़मीन का जो मैटर है वो बहुत सीरियस इशू होता है और यहाँ पे फ्रॉड बहुत चलता है, बहुत फ्रॉड चलता है। और आजकल तो हर कोई प्लाटिंग का काम करने लगा है ना, प्लाटिंग का काम करने लगा। तो प्लाट वाले को मतलब क्या रहता है, इनको तो बस ज़मीन बेचने से मतलब है। उनको डिस्प्यूटेड है नहीं डिस्प्यूटेड है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, और डिस्प्यूटेड रहेगी तो चलता रहेगा मैटर। इनका क्या है, तो पैसा निकाल लेंगे ना बेचने वाले से, खरीदने वाले से। कोई 20 लाख की ज़मीन है, 20 लाख इसने ले लिया, अपना बैंक में डाल दिया, इंटरेस्ट पाता रहा। बाद में 1 साल बाद पता चला कि ये डिस्प्यूटेड ज़मीन थी, तो मुकदमा चले जा रहा है। तो इस तरीके से जो इनोसेंट खरीदने वाले लोग हैं वो बच जाएंगे, है ना, इनके चंगुल से बच जाएंगे। मतलब सभी प्लाटिंग करने वाले लोग गलत नहीं है, पर आप ये बात आपको मानना पड़ेगा कि इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा मात्रा में, हाई डिग्री ऑफ फ्रॉड होता है। और ये काम किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है तो डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीख लिया, यहाँ पे आप लैंड डिस्प्यूट के केसेस में अगर कोई चेक वाली बात हो तो चेक कर कि वो ज़मीन पे विवादित तो नहीं है, और फेक रजिस्ट्रीज जो होती हैं उनसे सबसे बच जाएंगे, पंजीकरण वगैरह। ठीक, चलिए 97 देखिए। फरवरी 21 में विजयनगर किस राज्य में एक नया जिला बना? किस राज्य में एक नया जिला बना? विजयनगर एक ज़िले का नाम बता रहे हैं। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप लोग पता ही है, और एक तरह से इसी विजयनगर साम्राज्य को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे ये काम किया गया। तो यहाँ पे ये जो विजयनगर राज्य बनाया गया, सॉरी जिला बनाया गया, ये कर्नाटक में बनाया गया। ठीक है, कर्नाटक में। चलिए 98 देखिए। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी यहाँ पे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और ये कौन सी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करती है? टेरी। ठीक है, टेरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर दिल्ली है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, ताकि हम लोग समझ सकें ये काम क्या करती है। इसका फुल फॉर्म है द एनर्जी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। द एनर्जी से आई ले लो, आर ले लो, आई ले लो। ठीक है, टेरी बन जाएगा। मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, और ये जो एडिशन है वो 20वां एडिशन है। ठीक, यानी यहाँ पे पहले पॉइंट में जो लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा है, 20वां एडिशन था। दूसरा पॉइंट पढ़िए इसका आयोजन UNDP नहीं सॉरी UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा कहाँ किया गया? हम लोग तो ये पढ़ा ना अभी टेरी, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, यूनेप के बारे में और क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताएंगे? हाँ, यहाँ पे कीनिया में। ठीक है, कीनिया में। चलिए 99 देखिए। भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की गई? यूनिवर्सिटी लिखा है यहाँ पे हायर, इसका मतलब है कि यहाँ पे हायर एजुकेशन की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे डिजिटल का मतलब इतना वन नहीं है कि वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है या फिर स्मार्ट ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया जा रहा। प्रेजेंटेशंस जो हैं वो सब डिजिटली होंगी, ये तो सब चीज़ें हैं। ठीक है, साथ में ये तो डिजिटल के लिए होना ज़रूरी है। बाकी इसका जो प्राय मतलब है, इसका जो 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 सिग्निफिकेंस है इस यूनिवर्सिटी का, इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसको लिंक करना है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से। ठीक है, तो लिंक करने के लिए तो डिजिटली चाहिए ना, डिजिटली एनेबल चाहिए ना सिस्टम को। तो यहाँ पे आपको लिंकेज से लिंकेज पे फोकस करना है। किसको? इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से। ठीक है, तो फिलहाल ये शुरुआत अभी केरल ने की है, तो अभी केरल का जो यूनिवर्सिटी है वो अभी
संपर्क करेगी, ऐसा इस तरह का लिंकेज करेगी। फिर धीरे धीरे एक्सटेंड हो जाएगा इंडिया में, और भी यूनिवर्सिटी जो हैं वो डिजिटली इनेबल होंगी और एक दूसरे से कनेक्शन में रहेंगी, कॉन्टैक्ट में रहेंगी, और ये एक एकेडमिक जो लिंकेज होता है वो चलेगा। ठीक है, तो अभी इसका आंसर केरल है। ठीक, चलिए 100वां देखिए, भारत के किस राज्य या यूटी प्रदेश ने कार्बन वॉच लॉन्च किया है, जो किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट के आकलन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन फुटप्रिंट समझते हैं? कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि एक व्यक्ति एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने के लिए कितना कार्बन को उत्सर्जन में हिस्सेदार है, मतलब आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं कार्बन के उत्सर्जन के लिए, हम कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या नापा जाएगा, यहाँ पे क्या मेजरमेंट हो रहा है, पर व्यक्ति का यहाँ पे पर व्यक्ति द्वारा कार्बन उत्सर्जन कितना है, बस इतना है। ये फुटप्रिंट का मतलब ये होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, कार्बन उत्सर्जन प्रति व्यक्ति। ठीक है, अब समझ में आया? तो इस तरह का कोई ऐप आ जाए जो हमें बता दे कि भैया हम एनवायरनमेंट में कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, तो ये तो यार अच्छी बात है। हम अपने आप को आँक तो सकते हैं, यदि हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा तो हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए, ये कैसे, मतलब ये ऐप कैसे फाइंड कर सकता है कि हम क्या क्या दिन भर में करते हैं। तो इसको समझने के लिए तो इस ऐप के बारे में इसकी पूरी टेक्निकलिटी पढ़नी पड़ेगी, तब समझ में आएगा ना। तो फिर तो हम लोग इंजीनियरिंग कर लेंगे यदि इस तरह का पढ़ेंगे तो। फिर भी ये जानने का प्रश्न तो है, ये कैसे मतलब मेजर करेगा, तो वो कभी और देख लेंगे। तो अभी जो यहाँ पे जो ऐप लॉन्च किया है ये चंडीगढ़ ने किया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ें, चलिए 101 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन मानव अधिकार परिषद, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमेटी, यूएनएसी ये सलाहकार समिति, यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी का मतलब सलाहकार समिति, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक, तो इस काउंसिल की जो एडवाइजरी कमेटी है इसके अध्यक्ष किसे चुना गया, ये पूछा है क्वेश्चन में। जो कि पहले भारतीय बने हैं तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये अजय क्या लिखा है, मल्होत्रा साहब हैं, और ये आईएफएस ऑफिसर हैं। ठीक है, फॉरेन वाले आईएफएस ऑफिसर हैं। चलिए 102 देखिए, फरवरी 21 में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 7वें महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछता रहता है, खासतौर से जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो लीडिंग इंस्टीट्यूट हैं। ये हैं नगोजी। ठीक है, नगोजी ओकोंजो इवेला, ये नाइजीरिया के हैं। ठीक है, नाइजीरिया के नहीं, नाइजीरिया की हैं। ठीक है, यानी फीमेल हैं, ये फीमेल है। और अफ्रीकन कंट्री के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, इनका कंट्री ज़रूर याद रखना। हो सकता है इस नाम को सेपरेटली पूछें कि ये कहाँ की हैं जो हाल ही में महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं, ये किस देश से बिलोंग करती हैं। तो 4 ऑप्शन, 4 देश के नाम लिख देगा, उसमें एक नाइजीरिया रहेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो दोनों तरफ से क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ा कीजिए। चलिए 102 103 पढ़िए, असम अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण, इतना खतरनाक नाम है हिंदी में, इंग्लिश में पढ़िए भाई। यहाँ पे पढ़िए, असम इंट्रा स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत टेढ़ी चीज़ है, कठिन शब्द, उनको भी ये इंग्लिश वाला ईजी लगेगा जैसे मुझे लग रहा है। तो ये जो असम का इंट्रा स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसके एक्सटेंशन के लिए AIIB के बीच में एक समझौता हुआ, और तो कितने पैसों का यहाँ पे लेन देन वाली बात हुई है, तो ये जान लेते हैं हम लोग। AIIB जो है वो आप लोगों को पता है क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एग्रीमेंट हो किस लिए रहा, मतलब ये पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें कुछ फॉल्ट रहा होगा। ठीक है, कुछ नया अपडेट करना होगा, इसको और स्ट्रेंथिंग बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। तो यहाँ पे लोन वाली बात हुई है, तो ये 30 करोड़ का यहाँ पे ये एग्रीमेंट हुआ है। $300 मिलियन यानी 10 से भाग दे दो तो 30.4 करोड़। ठीक है, डॉलर, इतना हो गया, इतना पैसा। ठीक है, तो एक तरह से क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरे तरीके से ऐसे पूछ लेगा, कभी हाल ही में किस बैंक के साथ असम अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली का 30.4 करोड़ का ऋण समझौता हुआ है। तो वहाँ पे फिर बैंक के 4 ऑप्शन दे देगा, तो फिर बैंक लगा देना आप आंसर। ठीक है, AIIB, यहाँ पे ब्रिक्स भी दे देगा, सॉरी ब्रिक्स नहीं, NDB दे देगा। ठीक है, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स वालों का, ऐसे 2 ऑप्शन और दे देगा। तो मतलब क्वेश्चन पूछने के तरीके, आप लोग क्वेश्चन पढ़ा करें तो उसमें खुद से क्वेश्चन फ्रेम कर लिया कीजिए कि हाँ ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए 104 देखिए, भारत के पहले भूतापीय क्षेत्र आप लोग समझते होंगे, जो जियोथर्मल फील्ड होती हैं। ठीक है, जियोथर्मल फील्ड, जो गीज़र वगैरह होते हैं ना, जो ज़मीन से गर्म पानी निकलता है,
साथ में गैसेस निकलती हैं, वो गीज़र होते हैं, जियोथर्मल फील्ड होती हैं वो एनर्जी के बड़े सोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े रिसोर्स हैं वो एनर्जी के। अब भाई अब हम लोगों को ज़मीन से सीधा का सीधा गर्म पानी ऊपर निकलते हुए दिख रहा है, तो उस गर्माहट को, उस हीट को क्यों ना एक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो वही करते ही हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो इस क्षेत्र में विकास परियोजना के लिए एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता, लद्दाख प्रशासन, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, और तीसरा कौन सा ये पूछा है। पहला संस्था ये दे दिया, दूसरा ये दिया, तीसरा पूछा है। त्रिपक्षीय है ना, इसलिए तीसरा पूछ रहा है। तो भाई ये तो एक्सप्लोरेशन वाला काम है ना, जियोथर्मल फील्ड, ये सब टेक्निकल काम है। तो यहाँ पे जो 2 संस्थाएं लिखी हैं वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट थोड़ी ना है, लद्दाख प्रशासन और ये लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद। इसमें थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी हो सकती है, लेकिन एक ऐसी संस्था चाहिए जो कंप्लीट क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेशन का काम करती हो, है ना। तो ये काम ONGC का है, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यानी ये ऑप्शन ठीक याद रहेगा। चलिए 105 देखिए, रणजी ट्रॉफी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। ये इंपॉर्टेंट है गेम्स से। तो 2020 से 21 में तो हुआ ही नहीं, ठीक है, सस्पेंड हो गया था। BCCI ने यहाँ पे कंडक्ट नहीं कराया था, तो यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा आंसर, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, जियोथर्मल जो एनर्जी होती है वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ठीक है, रिन्यूएबल जिसे नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं ना, वही, ठीक। चलिए 106 देखिए, निम्नलिखित क्रिकेटर्स में से कौन अपने 100वें टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी बनाने वाला इतिहास का पहला खिलाड़ी बना। ये तो क्रिकेट से आप लोगों को रटा होगा, ठीक है। ऐसे जो फैक्ट हैं वो तो बहुत सारे हैं, यानी डबल सेंचुरी टेस्ट मैच में बहुत बनी है, लेकिन यहाँ पे उनके 100वें मैच में पूछा है, ठीक है, 100वें टेस्ट मैच में किस किस की डबल सेंचुरी रही है, तो ये पहले हैं, ठीक है। ये जो रूट हैं ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक। चलिए 107 देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हाल ही में असम के पुलिस उपाध्यक्ष, यहाँ पे DSP की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असम में के रूप में नियुक्त किया गया। देखो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, और हम लोग कई बार पढ़े हैं। ये हेमा दास जी हैं, ठीक है, हेमा दास जी को यहाँ पे ये पद दिया गया। और ये क्या है, हेमा दास को जानते हैं ना, ये स्प्रिंट हैं, ठीक है, धावक हैं, बहुत तेज़ दौड़ती हैं, ठीक है। ये असम में एक गाँव की रहने वाली हैं, ढींग, इसलिए इनको ढींग एक्सप्रेस भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा है कई बार, ढींग एक्सप्रेस किसको बोला जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, यही दे देगा 4 जो लिखे हैं, तो आप लगा देना हेमा दास, ठीक है। मिताली राज जो है ये तो क्रिकेट से हैं, तो ये ढींग एक्सप्रेस जो है वो इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हेमा दास जी का, ये असम की हैं, ढींग गाँव की। चलिए आगे देखिए 108, होशंगाबाद शहर जिसका नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा किस राज्य में है। होशंगाबाद कहाँ पे है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश का शहर है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, आंसर मध्य प्रदेश हो गया। चलिए 109 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बृहद बांध आयोग संगोष्ठी 21, हिंदी में दिक्कत हो रही है इंग्लिश पढ़ लो। यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम सिम्पोसियम 21 के संबंध में हमको बताना है। पहले ये देख लेते हैं क्या ये काम क्या करता है। तो नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं, ये यहाँ पे जो बड़े बड़े जो बांध होते हैं उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, जो उनकी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज होंगी, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस किया जाएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट इसमें जो रहेगा मीटिंग में, डैम सेफ्टी वाला है ना, डैम सेफ्टी का ये भी रहेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर संगोष्ठी में की जाएगी, संगोष्ठी यानी मीटिंग समझ लो एक तरह से, ठीक है। डैम सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और तमाम चीज़ें हैं। इसमें एनवायरमेंटल इशूज़ भी आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डैम अपने आप में एक एनवायरमेंटल इशू पैदा कर देता है। तो इसका आयोजन तो इंडिया में हो रहा है, ठीक है, इंडिया में हुआ था, जापान में नहीं, इंडिया में हुआ था, ठीक है। जापान गलत है, पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़िए, मीटिंग का मुख्य विषय यानी जो थीम थी, बांधों और नदी घाटियों का सतत विकास। भाई यही तो करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है सभी का, नदी घाटियों का भी, बांधों का भी, ये सब चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ही तो पॉइंट्स हैं। अगर आप एनवायरमेंटल इश्यूज़ देखोगे बांध को बनाते समय, तो ठीक है आप सतत विकास कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 सही है, केवल एक गलत है, तो पॉइंट नंबर 2 सही हो गया, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए 110 देखिए, 110 देखिए, निम्नलिखित में से किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। इनकी पहले इमेज देखिए, इन्होंने कितनी बेहतरीन पिक्चर ली है, ठीक है, ड्रोन के माध्यम से। अब वो पिक्चर देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा कि ये ड्रोन से ही खिंची है। ये देखिए यहाँ पे एक फायर लाइन दिख रही है, ये आपको यहाँ पे फायर लाइन दिख रही है एक, और इस पूरी पिक्चर का इन्होंने नाम दिया, किसने, रॉबर्ट इरविन साहब ने, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, इन्होंने इसको नाम दिया बुश फायर, ठीक है, बुश फायर।
इसको सेपरेटली भी याद रखना। ये पूछ लेगा, सिर्फ इतना पूछ लेगा इन्वर्टेड कॉमा में लगा के कि ये शब्द अभी हाल ही में चर्चा में था, ये क्या था, ठीक है, ऐसा ही पूछ लेगा। यूपीएससी खास तौर से इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में 8-10 तो आ ही जाते हैं, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये ऑस्ट्रेलिया की जंगलों की 2020 की फ़ोटो है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जंगलों की, ऑस्ट्रेलिया फॉरेस्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो एक तरह से इन्होंने जंगल की जो आग होती है वो यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और ये किन्होंने फ़ोटो खींची है, रॉबर्ट इरविन साहब ने। मैं जूम कर दूँ, यहाँ पे देखिए रॉबर्ट इरविन साहब, ठीक है। आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इतना बढ़िया इमेज है कि याद रहेगा, ये तो माइंड में छप जाएगा, ठीक। चलिए वापस क्वेश्चन पे तो आंसर क्या निकल के आया, रॉबर्ट इरविन, ठीक है, नाम याद रहेगा। चलिए 111 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोवैक्स पहल के तहत टीके प्राप्त करने वाला विश्व का पहला राष्ट्र है। देखिए कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत पूछ रहे हैं। कोवैक्स इनिशिएटिव जो था वो यूनाइटेड नेशन का एक यहाँ पे इनिशिएटिव है। और इस पहल में क्या किया जाना था, यहाँ पे सप्लाई किया जाना था बाकी देशों में जहाँ पे स्थिति ख़राब है। तो सबसे पहला जो पैकेज है, जो सबसे बड़ा सबसे पहले का जो पार्सल है, या फिर ऐसे बोल लीजिए सबसे पहले जो डिलीवरी हुई है ना, वो घाना कंट्री को हुई है, ठीक है, घाना कंट्री को। और कौन सी वैक्सीन की यहाँ पे डिलीवरी हुई है, यही चल रहा हर जगह, कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड। और कोविशील्ड किसने बनाया, SII ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कहाँ की है, इंडिया की है, ठीक है। तो आगे बढ़ें, गाना लगा देना। यूएन में कौन सा संस्था जो काम कर रही है इसके लिए, WHO, ठीक है। चलिए 112 देखिए, यहाँ पे मैचिंग कराना जल्दी से। आंसर यहाँ पे आसान है क्वेश्चन, कैंसर से यहाँ पे देखो, इन सब में आप लोगों ने कुछ कोडिंग वगैरह बनाई होगी तो उससे कर लेना। हाँ, जैसे स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य से सात तारीख याद आ जाती है, ठीक है। वेटलैंड दिवस, इसको तो देखो कोई कोडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट और बेसिक है। ये 2 फरवरी, सही मैच है। राष्ट्रीय साइंस दिवस, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, ये भी सही मैच है, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस, आजकल इस तरह के दिवस भी पूछने लगे हैं। रेडियो दिवस ये 13 फरवरी, ये भी ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है ना, तो चांसेस कम रहते हैं। मैचिंग में भले देते लेकिन ऐसा सेपरेटली नहीं पूछेगा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन सेपरेटली इसको जरूर पूछ सकता है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो ये A और C और D तीनों मैच हैं, B ऑप्शन मैच नहीं है। ये 6 फरवरी नहीं होता है, ये 4 फरवरी होता है, ठीक है। कभी कभी बेवजह की ट्रिक भी बन जाती हैं जब शुरुआत करो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना। कैंसर से जैसे मेरे मन में पता नहीं पहले से कैसे बैठ गया, कैंसर में यानी 4 अक्षर हैं, तो यहाँ पे 4 तारीख याद हो गई। अब वो मंथ कौन सा है इससे मतलब नहीं रहता है, वो ऑप्शन में 4 तारीख एक ही रहता है तो वो लग जाता है आंसर। अब इतना कठिन ऑप्शन नहीं देगा ना कि 4 जनवरी, 4 फरवरी, 4 अप्रैल, 4 मई, ऐसा ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे B हो गया, गलत मैच है, गलत पूछा था, ठीक। चलिए 113 देखिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक पूछिए। ये इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी किस तरह की है हमारे यहाँ। बाकी सभी देशों की तो आंखें गड़ी रहती हैं, बाकी संस्थाएं अपनी डेमोक्रेसी को क्या बोलती हैं, तो त्रुटिपूर्ण। अपना जो शासन है वो त्रुटिपूर्ण है, अपनी डेमोक्रेसी वो है जो त्रुटिपूर्ण है, यानी फ्लॉलेस है। अब उनको क्या पता कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, जितनी आपके किसी शहर की जनसंख्या है उतनी जनसंख्या इलाहाबाद में शाम की चाय पे चौराहे पे खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो अपनी जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है, 53 रैंक है इसमें, ठीक है, 53 167 देशों में। तो 167 इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस एक ऐसे ही लिख दिया ताकि आइडिया हो जाए कि कितना लगभग परसेंटेज है, आधे के लगभग है, आधे से भी कम है। और सबसे अच्छी जो डेमोक्रेसी है वो भैया नॉर्वे की है, इंडेक्स में जो पहली रैंक पाई है वो नॉर्वे ने पाई है, फर्स्ट की। और ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स देती है इंस्टीट्यूट जारी करती है, ये रैंक जो बनाती है वो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने पूछा था एक बार, इसको सेपरेटली पूछा था, यही पूछ लिया था कि डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो जारी कौन करता है। तो ऑप्शन में था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, ठीक है, EIU। और ये कहाँ की है, यूके की संस्था है, ठीक है। यूके ने तो हम लोगों को डिफ़िकल्ट 4 में भी डाला है, आपने पढ़ा था ना कल क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट 4 में। तो सब कुछ गलत ही दिखता है इन लोगों को। और अपनी डेमोक्रेसी को इन्होंने EU साहब ने क्या बोला है, संस्था ने क्या बोला है, फ्लॉड डेमोक्रेसी, ठीक है, फ्लॉड डेमोक्रेसी। फ्लॉड का मतलब होता है त्रुटिपूर्ण, ठीक। ये कहते हैं कि अपने देश में, इंडिया देश में जो है वो बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है और भेदभावपूर्ण यहाँ पे नीतियाँ बहुत ज़्यादा बनती हैं। इस वजह से यहाँ पे रैंक बेकार हो गई और त्रुटिपूर्ण यहाँ पे शासन को नाम दे दिया, डेमोक्रेसी का नाम दे दिया, ठीक है। चलिए 114 देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा न्याय वितरण में शीर्ष रहा। न्याय वितरण यानी जस्टिस डिलीवरी जो है वो सबसे बढ़िया किस राज्य की रही है। मैं इसको थोड़ा सा रिच कर दे रहा हूँ। तो सबसे बढ़िया जो न्याय वितरण था वो महाराष्ट्र का था, ठीक है,
महाराष्ट्र, ये याद रखना, केरल मत मार देना, ठीक है, क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा केरल में ही दिखता है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र को फोकस करना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलती केरल में ही होगी, केरल को नहीं मानना है। ये अभी दूसरी रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है, अभी 2 ही बार इसको जारी किया गया और दूसरी मतलब दोनों ही बार में महाराष्ट्र ने टॉप किया है, महाराष्ट्र ने टॉप किया है। यानी महाराष्ट्र की जो जुडिशरी है, यानी महाराष्ट्र हाई कोर्ट बहुत बढ़िया काम कर रहा है ना। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जस्टिस में। जस्टिस तो देखो इसमें जो जो पैरामीटर्स हैं वो पुलिस का भी पैरामीटर लिया गया, जुडिशरी का पैरामीटर लिया गया, प्रिजन्स जेल में ये लीगल एड वगैरह कैसी दी जा रही हैं, वकीलों के द्वारा क्लाइंट को कितना परेशान किया जा रहा है, कितना हेल्पफुल उनका नेचर है, कोऑपरेशन कैसा है क्लाइंटों के साथ, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। क्योंकि रिपोर्ट बनती है तो ऐसी नहीं बनती है, सर्वे वगैरह भी होते हैं, क्लाइंटों से पूछा जाता है, वकीलों के बारे में भी। और अगर एक कोडिंग में क्वेश्चन आए, कोर्ट में क्वेश्चन आए, तो ये क्वेश्चन जरूर रहेगा कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है। तो हो सकता है कोई फॉरेन इंस्टीट्यूट का नाम लिख दे ऑप्शन में, तो आपको वो ऐसा नहीं करना है। ये जो जारी करती है वो अपनी इंडिया की ही एक इंस्टीट्यूट है, वो जारी करती है, उसका नाम है टाटा ट्रस्ट, ठीक है। टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये रिपोर्ट बनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए 115 देखिए जल्दी से। 115 में 2022 से लागू होने वाले खाद्य उत्पाद यानी फूड प्रोडक्ट जो हैं उनमें इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड की नई अनुमेय सीमा लिमिट, यहाँ पे लिमिट बताइए कि कितना लिमिट होना चाहिए। आप लोग जो पैकेट वाले खाने खाते हैं, पैकेट वाला जो भी हम लोग खाते रहते हैं, चिप्स वगैरह, कोई भी प्रोडक्ट जो मतलब पैकेट में है, पैकेट के अंदर है, उसमें न्यूट्रिशन का एक चार्ट भी रहता है, उसको पढ़ा कीजिए, उसमें लिखा रहता है, उसमें सारे न्यूट्रिशन की मात्रा लिखी रहती है। तो उसमें एक ऑप्शन TFA का भी रहता है, ठीक है, ट्रांस फैटी एसिड उस प्रोडक्ट में कितने हैं, ठीक है। तो ये 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2% से ज़्यादा है तो उसको कभी मत खाइए, ठीक है। बिलो 2% होना चाहिए, ये लिमिट सेट की है। और ये लिमिट कौन सेट करेगा? फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो फूड की जो यहाँ पे लीडिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में, कौन है? FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी नहीं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, ठीक। और उन्होंने सेट किया है 2% की लिमिट सेट की है। ये देखिए इस तरह का, ये ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, एसिड के जो फूड हैं वो बर्गर वगैरह है, मतलब ये जो डीप फ्राई होते हैं या फिर जो तल के जो बनाई जाती हैं, इन सब में ज़्यादा रहता है ट्रांस फैटी एसिड, ज़्यादा रहता है। तो इन सबको थोड़ा सा अवॉइड किया कीजिए, ठीक है। कभी कभार तो मन हो जाता है तो खा ही लेते हैं सब लोग। यहाँ पे देखो ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स रहते हैं, हर आपको प्रोडक्ट पे मिल जाएगा, पैकेट पे मिल जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रांस फैट यहाँ पे कितना लगा? 4.5 ग्राम, मतलब ये लिमिट से बहुत ज़्यादा है, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है हेल्थ के लिए। तो इस तरह का अगर फैक्टर है तो उसको वहीं फाड़ के फेंक देना है, ठीक है। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 116 देखिए, फरवरी 21 में भारतीय किस शहर ने वैश्विक ट्री सिटी का दर्जा हासिल किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्री सिटी, ठीक है, ट्री सिटी ये नई दिल्ली की है, ठीक है। इन्होंने अभी हाल ही में एक योजना और चालू की थी, ट्री ट्रांसप्लांटेशन की, याद आ रहा? हम लोगों ने पढ़ा था ट्री ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या कर रहे थे? यहाँ पे ट्री को काटा नहीं जा रहा था, पेड़ों को काटा नहीं जा रहा था, सीधा जड़ों सहित ही उखाड़ दिया जा रहा था, ताकि हम इसको दूसरी जगह पे जाके प्लांट कर सकें, ठीक है। ऊपर से काट दोगे तो कहाँ प्लांट करोगे? जड़ें चाहिए ना भाई साथ में। तो ये ट्री ट्रांसप्लांटेशन की जो स्कीम थी वो भी न्यू दिल्ली, याद रखना, ठीक है, न्यू दिल्ली। और उसमें होना क्या है ये आप लोग जान गए, जड़ों सहित उखाड़ो और दूसरी जगह लगाओ, ताकि पेड़ को काटना ना पड़े। अब भाई बड़ी सी इंडस्ट्री बनेगी किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पे पेड़ होंगे तो काटना पड़ेगा ना, या फिर पेड़ों को हटाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप काटिए नहीं, आप सीधा ज़मीन से उखाड़िए और दूसरी जगह पे प्लांट कीजिए। तो यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ भी नीचे से उखड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बड़ी बड़ी मशीन अवेलेबल है, हैवी ड्यूटी मशीन जो है वो कर लेती है काम। यूट्यूब चैनल पे भरे पड़े इस तरह की वीडियो, कभी देखना समय मिले। देखिए कुछ इमेज पड़ी यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखो हैवी ड्यूटी मशीन है, यहाँ पे पूरा का पूरा पेड़ को ये उखाड़ रही हैं। खैर इस तरह के पेड़ तो अपने यहाँ नहीं पाए जाते हैं, ये तो माउंटेनियस पेड़ है ना, ये पहाड़ों पर पाए जाते हैं, लेकिन इस तरह का होता है काम। और देखिए एक आध इमेज और पड़ी होगी, इसको देखिए, देखो ये जड़ों से तो खड़ा जा रहा है और दूसरी जगह प्लांट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको पेड़ की काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पेड़ भी बच जाएंगे, तो एनवायरनमेंट सुरक्षित रहेगा। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आंसर हो गया दिल्ली। चलिए 117 देखिए, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश। अभी ये कैसा, सॉरी ट्रेन की आवाज़ आ रही है अभी थोड़ा सा मैं, ठीक है। तो जल्दी से जान लेते हैं इसके बारे में। देखो ये मैसेजिंग हो रही है ना इससे, यानी यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, टेली कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे काम कौन करेगी, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे एक्टिव रहेगी? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम रहेगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट टेलीकॉम काम करेगा ना यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। और डिपार्टमेंट टेलीकॉम किसके अंडर में काम करता है? MIT। एक मिनिस्ट्री कौन सी है? MIT, मिनिस्ट्री ऑफ
इंफॉर्मेशन एंड सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको माइटी पढ़ते हैं, ठीक है। और ये लाइक व्हाट्सअप की तरह है, एक तरह से ऑल्टरनेट है व्हाट्सअप का, ठीक है, व्हाट्सअप का ऑल्टरनेट है। हम विदेशी ऐप को क्यों यूज करें, अपने इंडिजिनस जो ऐप है उनको यूज करें ना। खैर ये अलग बात है कि किसी ने इंस्टॉल नहीं किया होगा अभी तक, यूज़ सब लोग व्हाट्सअप ही करते हैं। तो दूसरा पॉइंट पढ़िए, पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है इस प्लेटफॉर्म का उपयोग केवल सरकारी कर्मचारी। भाई व्हाट्सअप की तरह है तो फिर सरकारी कर्मचारी क्यों यूज़ करेगा, ये तो सभी के लिए अवेलेबल होगा ना। तो यहाँ पर एनिमल लिख दे रहा हूँ, किसी के सभी के लिए है ये, ऑल सभी के लिए। तो पर दूसरा पॉइंट भी गलत है, यानी इसके दोनों पॉइंट गलत हो गए। ठीक, समझ आया, आगे बढ़ें। चलिए 118, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ नौसेना अभ्यास पास एक्स में बात लिया। नौसेना की बात हो रही है यहाँ पे, यानी नेवी की बात हो रही है, ठीक है। यानी पास एक्स जो है वो नेवी का एक एक्सरसाइज है। पहली चीज़ क्वेश्चन में ये एक फैक्ट हम लोगों को पता चला। पास एक्स का मतलब है लास्ट में जो एक्स रहता है उसका एक्सरसाइज मतलब होता है, ठीक है। और ये जो आगे पास लिखा है यहाँ पे पैसेज एक्सरसाइज, ठीक है। और इसको तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताइए। पास एक्स जो है वो एक्सरसाइज किसके बीच की है, बायलैटरल, इंडोनेशिया प्लस इंडिया। ओह सॉरी, ट्रेन की आवाज़ के लिए फिर से हमारी तरफ से घनी माफ़ी। कुछ दिन में चेंज कर लेंगे जगह, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी फिर। चलिए आगे बढ़िए। 119 देखिए, राज्य सरकार ने अभ्युदय योजना के बारे में, देखो यहाँ पे लिखा है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। यानी अभ्युदय योजना क्या काम कर रही है, ये तो बता ही दिया उन्होंने कि जो कंपटीशन वाले जो लड़के हैं, परीक्षा ये जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उनके लिए फ्री कोचिंग है, ठीक है। फ्री कोचिंग रजिस्टर कीजिए और फ्री कोचिंग कीजिए। किसकी, सभी की। यूपीएससी कर लो, पीएससी की कर लो, ठीक है, एसएससी की कर लो और यूपी की कर लो, सबकी कर लो। तो इस योजना में बस यही समझना है हम लोगों को कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए फ्री कोचिंग अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो है किसके द्वारा की गई, यूपी के द्वारा, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक। 120 देखिए, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के पहले नौसैनिक हवाई स्टेशन का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये नवल एयर स्टेशन जो है ये फर्स्ट है, कहाँ का, अंडमान निकोबार का फर्स्ट है। तो ये INS उत्कर्ष है, ठीक है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, INS का हम लोगों ने इंडियन नवल से भी पढ़ा था जिसमें हमने पनडुब्बी देखा था, ठीक है। INS जो हैं वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी होते हैं, ठीक है। मतलब वो पानी के अंदर नहीं चलते हैं, वो सरफेस पे ही चलते हैं, यानी मतलब पानी के सरफेस पे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये नवल एयर स्टेशन है। हाँ तो जैसे ही एयरक्राफ्ट कैरियर था ऐसे ही स्टेशन भी बना दिया जाएगा, वहाँ पे एयर पट्टी बना दी जाएंगी, ठीक है। वहाँ पे जाएगा हेलीकॉप्टर या कोई भी फाइटर प्लेन आराम से, मतलब यहाँ पर रनवे रहती हैं बड़ी बड़ी, इतना बड़ा जहाज़ रहता है कि ये पूरा रनवे रहता है और आराम से वो यहाँ पे लैंड कर सकता है, ठीक। तो ये INS उत्कर्ष है, तो याद रखना है। ये अंडमान निकोबार का है, ये भी याद रखना है। चलिए आज इतना ही करते हैं। शाम को देखो कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करने की, तो 121 से 150 मतलब हम लोग टेस्ट नंबर 15 पूरा कर लेंगे। इसके बाद एक ही टेस्ट बचेगा, टेस्ट नंबर 16, ठीक है। उसको भी देखो, कल छुट्टी है, संडे है, तो कल रिकॉर्ड कर लूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।